सौतन को बहन मानने वाली बहू। नीलम के कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से उसकी सास और ननद अक्सर ही उसे ताने मारा करती थी। आज के दिन भी उसकी सास उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे कम से कम मुझे एक पोता या पोती का सुख नहीं दे सकती तो चाय तो समय से दे दिया कर। कब से यहाँ बैठकर चाय के लिए चिल्ला रही हूँ। लगता है किसी दिन पानी के लिए भी ऐसे ही चिल्लाना होगा। माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने भाभी जैसी बहू को भैया के लिए क्यों चुना। इनमें तो इस घर की बहू बनने की कोई खूबी ही नहीं है, और ऊपर से इनकी शादी को 4 साल हो गए। अब तो मैं सच में सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो नितिन की प्रेमिका से ही उसकी शादी कर देती, तो कम से कम नितिन भी सारी जिंदगी मेरा एहसान मानता और अब तक मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिला रही होती। नीलम विनीता और निहारिका के लिए चाय लेकर आती है और रख कर चली जाती है। रसोई में जाने के बाद वो खुद से कहती है, मेरी संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। इन 4 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं झेला, पर मैं किससे शेयर करूं। इस तरह नीलम बहुत परेशान हो जाती है। तो वहीं इस चाय वाली बात के बाद घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है, और जब नितिन को इस बारे में पता चलता है तो नितिन रसोई में आता है और अपनी ही पत्नी के बाल पकड़कर उस पर भड़कते हुए कहता है। नीलम का पति नितिन भी अपनी माँ विनीता और बहन निहारिका की बातों में आ जाता है, और वो और उसकी माँ बहन तीनों मिलकर नीलम पर खूब अत्याचार करने लगते हैं। वो कभी उसको खाना नहीं देते तो कभी उसके साथ मार पिटाई करते। नीलम भी दर्द से रोती है, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन विनीता तय करती है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी। नितिन, बहुत हुआ इस बांझ का रोना धोना। मैं कल ही तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। मुझे इस घर में चिराग चाहिए। बच्चों की चाह में नितिन भी कुछ नहीं बोलता और अगले ही दिन विनीता और निहारिका नितिन को ले जाते हैं उसकी पुरानी प्रेमिका यानी रूबी के घर, और इस तरह रूबी और नितिन का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी हो जाती है। विनीता और निहारिका अपनी लाई हुई नई बहू रूबी को सिर आंखों पर बिठा लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पहली बहू नीलम को घर के सबसे पीछे वाले एक छोटे और अंधेरे कमरे में बंद कर देती हैं और उसका खाना पीना पूरी तरह बंद कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन भूख में तड़प कर नीलम जब अपने घर में आती है तो रूबी उसे देखकर हैरान हो जाती है और निहारिका भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी निहारिका उसे फटकार लगाते हुए कहती है, क्यों आई है तू यहाँ पर? चल जा यहाँ से। थोड़ा सा तुझे छूट दो तो सर पर नाचने लगती है। निहारिका, तुम इस तरह दीदी से क्यों बात कर रही हो? माना कि वो नितिन जी की पहली पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। अरे आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, और अगर वो यहाँ इस घर में आई है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। दीदी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, और आपने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है? ये सब किस्मत का खेल होता है रूबी। अगर मैं इस घर को एक संतान दे देती तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता, लेकिन शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही बुरे कर्म किए थे, इसीलिए मुझे इस जन्म में उसकी सजा मिल रही है। रूबी और नीलम की बातें खड़े होकर निहारिका सुन रही थी कि तभी वहाँ पर विनीता तमतमाती हुई आती है और गुस्से में कहती है, रूबी तू नीलम से दूर रह वरना अच्छा नहीं होगा, और निहारिका जा उस बांझ के कमरे को बाहर से लॉक कर दे। उसे आज से इस घर का एक दाना भी नहीं मिलेगा, अंदर ही उसे भूखी मरने दे। निहारिका अपनी माँ की सारी बात मानती थी, इसलिए वो अपनी बड़ी भाभी को खींच कर ले जाती है और कमरे में बंद कर देती है। नीलम कई दिनों तक उस अंधेरे कमरे में बिना खाने और पानी के तड़पती रहती है। ये सब देखकर नितिन की दूसरी पत्नी रूबी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे अपनी सौतन नीलम पर दया आ जाती है। वो सोचती है कि सिर्फ बच्चा न होने की वजह से इस बेकसूर औरत को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। रूबी फैसला करती है कि वो अपनी सौतन को अपनी सगी बहन की तरह रखेगी। बस बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है कि मैं नीलम दीदी को और दुख में नहीं देख सकती। सिर्फ बच्चा न होने की वजह से ये लोग उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, न मैं जुल्म सहूंगी और न मैं उन्हें सहने दूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं उन्हें अपनी बहन की तरह रखूं। अब कल से वो इस घर में भी आएगी और हमारे साथ भी रहेगी। इतना बोलकर अब रूबी आधी रात के समय जब विनीता, निहारिका और नितिन सो जाते हैं तो छुपकर रसोई से अच्छा खाना और पानी लेकर नीलम के उस अंधेरे कमरे में जाती है। ये लो नीलम दीदी, जल्दी से ये खाना खा लो, तुम कई दिनों से भूखी हो। आज से तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारी सौतन नहीं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। नीलम रूबी के हाथों से खाना खाती है और दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार हो जाता है। रूबी रोज रात को छुपकर नीलम को खाना खिलाती है और उसके घाव पर दवा लगाती है। लेकिन एक दिन दोपहर के समय जब रूबी नीलम को अपने हाथों से जूस पिला रही होती है
तभी अचानक वहाँ सास विनीता और ननद निहारिका आ जाती हैं। रूबी, तेरी ये हिम्मत कि तू इस बांझ को जूस पिला रही है। मैंने इस घर में इसका दाना पानी बंद किया है और तू इसकी हमदर्द बन रही है। हट सामने से, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। इतना बोलकर विनीता रूबी को धक्का देकर गुस्से में नीलम के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और निहारिका के साथ मिलकर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ नितिन भी आ जाता है, पर वो नीलम को बचाने की बजाय अपनी माँ का साथ देता है। अपनी सौतन पर यह जानलेवा हमला देखकर रूबी का सब्र टूट जाता है। वो तुरंत बीच में आती है और बस माँ जी, बहुत हुआ तुम लोगों का ये गंदा खेल। अरे कुछ तो शर्म करो। सिर्फ एक बच्चा ना होने की वजह से आप लोगों ने दीदी पर इतने सालों तक जुल्म किया, उन्हें भूखा रखा। नितिन, तुम एक पति कहलाने के लायक नहीं हो जो अपनी पहली पत्नी पर होते जुल्म को देख रहे हो। मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पहली पत्नी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं इस घर में आई और मुझे दीदी का हाल पता लगा, पर अब और नहीं। रूबी, तू अपनी सौतन के लिए हमसे बगावत कर रही है। भूल मत कि तू इस घर की नई बहू है। हम तुझे भी इस घर से निकाल देंगे। मुझे निकालने की जरूरत नहीं है माँ जी, बल्कि इस घर से जाने की बारी अब आप लोगों की है। इस घर में जो भी जुल्म दीदी पर हो रहा था उसके सारे वीडियो और मेडिकल सबूत मैंने संभाल कर पुलिस को दे दिए। क्योंकि जब आप लोग अपने कमरे में आराम से सो रहे थे ना, तभी मैंने दीदी का साथ देने का फैसला कर लिया था और आप लोगों से छुपकर दीदी का इलाज करवाया। और इस तरह मेरे पास सभी सबूत है और आपको ये भी बता दूं कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी बुला लिया है। तभी घर के दरवाजे पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि रूबी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को देखकर विनीता, निहारिका और नितिन के होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मिलकर मेरी बड़ी बहन नीलम को सालों से बंधक बना कर रखा और बुरी तरह पीटा। इन तीनों को अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए। पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है और विनीता, निहारिका और नितिन को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। उन तीनों गंदे लोगों को उनके कर्मों की सख्त सजा मिल जाती है। रूबी भी अब तुरंत नीलम को गले लगा लेती है और उसे अच्छे कमरे में रखती है। इस तरह नीलम ने अपनी सौतन रूबी को अपनी बहन माना और रूबी के इस कड़े स्टैंड की वजह से अत्याचारी सास, ननद और पति जेल पहुंच गए। दोनों बहनें अब उस घर में शांति से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। पापा, पापा प्लीज उठिए ना, आप हमें ये छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना हम तीनों का क्या होगा। रामप्रसाद की छोटी बेटी अपने पिता को हिलाते हुए रो रही थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। घर में सन्नाटा छा गया था। ये क्या हो गया जी, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। माँ के ये शब्द जैसे अब पूरे घर में गूंज उठे। महिमा भी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब रामप्रसाद के जाने के बाद जैसे पूरा घर सूना हो गया। सभी के चेहरे उदास थे। सबको अब आगे की चिंता सता रही थी। इस घर का मुखिया ही चला गया, अब ये घर कैसे चलेगा। माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन से महिमा सिर्फ एक बेटी ही नहीं रही, बल्कि वो घर की जिम्मेदारी बन गई। उसके कॉलेज के एग्जाम आने वाले थे, लेकिन उसने अपनी किताबें बीच में ही बंद कर दी। इधर रीमा के भी 12वीं के पेपर आने वाले थे। दीदी, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। अब पढ़ाई बाद में रीमा, अब पहले घर संभालना है। तू पढ़ाई कर, तेरे पेपर आने वाले हैं ना। जिसके बाद उसने सबके लिए खाना बनाया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब महिमा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई। आपकी पढ़ाई अधूरी है, फिर भी नौकरी क्यों चाहिए। आमतौर पर पहले सब अपना कॉलेज पूरा करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। आपने ठीक कहा सर, लेकिन अभी मेरे घर को मेरी जरूरत है और मैं हार नहीं मान सकती। अगर यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन मैं नौकरी लेकर रहूंगी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो बॉस उससे इम्प्रेस हुआ और उसे वो नौकरी मिल जाती है। फिर शाम को वो थकी हारी घर आती है और सबको खुशी खुशी बताती है। फिर आते ही घर के काम में लग जाती है। बेटा, थोड़ा आराम कर ले। आराम बाद में कर लूंगी माँ, पहले आप ये बताइए कि आपने दवाई खाई या नहीं। नहीं दीदी, वो तो आपके आने का इंतजार कर रही थी। ओह, तो ये बात है। उसकी माँ पति के जाने के बाद अक्सर बीमार ही रहती थी। अब महिमा घर के काम काज करती, उसके बाद ऑफिस चली जाती। फिर सारा दिन वहाँ काम करके वो फिर से घर आती और घर के काम काज में लग जाती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक रोज ऑफिस में, महिमा, ये फाइल आज ही पूरी करनी है। मुझे किसी भी हालत में ये काम कंप्लीट चाहिए। जी सर। अब वो देर शाम तक ऑफिस में काम करती रहती, लेकिन फिर भी उसका कुछ काम पेंडिंग रह जाता है। ओफो, शाम के 8 बज गए, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी घर जाकर खाना भी पकाना है और माँ को दवाई भी देनी है। ऐसा करती हूँ, ये फाइल घर ले जाती हूँ, बाकी का काम घर जाकर ही निपटा लूंगी। अब वो घर आ जाती है। फिर घर आने के बाद
और रीमा, ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, देखना दीदी इस बार मैं टॉप करूंगी। ये सुनकर महिमा खुश होती है और अब वो घर के बाकी के काम में लग जाती है। सारा काम खत्म होने के बाद फिर रात 11 बजे तक वो ऑफिस के काम में लग जाती है और देर रात तक काम करती है। महिमा की जिंदगी अब ऐसे ही कट रही थी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। फिर एक रोज महिमा के फोन पर एक अननोन मैसेज आया। उसके फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। महिमा ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने वो रिक्वेस्ट ऐड कर ली। तभी उस लड़के का मैसेज आया। हाय, मैं राहुल हूँ। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे उनकी बात शुरू हुई। फिर पहले उनकी दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। महिमा, तुम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हो, तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं। अच्छा, वैसे बातें तो तुम भी कमाल ही करते हो। मतलब कोई लड़की बोर नहीं हो सकती। औरों से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो बस एक ही लड़की से मतलब है, और वो तुम। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी। महिमा, क्या हुआ बेटा, कितनी देर तक फोन देखेगी? सुबह ऑफिस भी जाना है, अब सो जाओ तुम। जी माँ, बस सो रही हो। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने मिलने का फैसला किया और फिर पहली मुलाकात उनकी कैफे में हुई। वाओ महिमा, तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। महिमा शर्मा गई। फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, फोन पर बातें बढ़ने लगी। अब महिमा अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ज्यादा खुशी होती है वहाँ नजर भी जल्दी ही लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ महिमा के साथ। एक बार, अरे महिमा दीदी, आज तो संडे है, फिर आज आप ऑफिस क्यों जा रही हैं? अब नहीं, वो मैं अपनी एक सहेली के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। ओह वाह, शॉपिंग, मैं भी चलूं? वो क्या है ना, काफी दिन हो गए, मुझे भी बड़े दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए। चलिए मैं भी आपके साथ चल पड़ती हूँ। अब तुम? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। अब महिमा अपनी छोटी बहन रीमा के साथ राहुल से मिलने गई। ओफो महिमा, कितनी देर लगा दी तुमने। सॉरी राहुल, वो घर के काम निपटाते निपटाते देर हो गई। ओह, तो दीदी यानी कि ये आपकी वो फ्रेंड जिससे मिलने आई हैं आप? जैसे राहुल ने रीमा को देखा तो वो हैरान रह गया। रीमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। काफी देर तक राहुल उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया। ये कौन है महिमा? ये मेरी छोटी बहन है रीमा, कॉलेज में है। ओह हाय। हेलो मिस्टर राहुल नाम है मेरा। नाम तो सुना ही होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब सुन लिया। ऐसा कहकर रीमा जैसे ही मुस्कुराई तो राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब तो जैसे वो महिमा को पूरी तरह भूल गया। और यही हाल रीमा का भी हुआ। वो भी घर आकर राहुल के बारे में ही सोचने लगी। अब उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और महिमा से छुपते छुपाते वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। उन दोनों को एक दूसरे से अब काफी प्यार हो गया। वही अब महिमा को पहले से इग्नोर करने लगा और एक दिन महिमा ने उन दोनों को साथ में पार्क में बैठे देख लिया। राहुल, रीमा, तुम दोनों यहाँ? महिमा, तुम यहाँ? ओह, तो ये सच्चाई है, इसलिए तुम आजकल मेरा फोन नहीं उठा रहे थे? वो महिमा, मैं तुम्हें बताने वाला था कि क्या राहुल? दीदी प्लीज आप गुस्सा मत होइए। वो बात ये है कि मैं और राहुल एक दूसरे को प्यार करते हैं और इस बात का एहसास हमें पहली मुलाकात में हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने की बहुत कोशिश की क्योंकि हम जानते थे कि ये गलत है। आप राहुल के साथ हैं और ये आपको धोखा देने वाली बात होगी। हाँ महिमा, हम दोनों ने खुद को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार के आगे किसी की नहीं चलती। और इस बात का एहसास मुझे रीमा से मिलने के बाद हुआ। हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए आज हम इस बात को यहीं खत्म करने आए थे। लेकिन सच तो यह है कि रीमा से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे तो बस मुझे अटैचमेंट थी। असल में प्यार क्या होता है ये तो मैंने रीमा से मिलने के बाद जाना। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं और रीमा तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए हम अपनी इस उठने वाले रिश्ते को यहीं खत्म करने आए थे। मुझे माफ कर दो महिमा, लेकिन दिल पर किसी का बस नहीं होता। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो, हम अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो वो रोने लगी, लेकिन फिर महिमा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अगर तुम दोनों साथ में खुश हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं खुद अपनी छोटी बहन को दुल्हन बनाऊंगी। दीदी आप बहुत महान है। नहीं पगली, मैं बस तुम्हारी दीदी हूँ। फिर कुछ महीनों बाद महिमा ने रीमा और राहुल की शादी करवा दी। शादी की सारी तैयारियां उसने अकेले ही की। साथ ही अपनी छोटी बहन को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता नहीं है। उसने ऑफिस से कर्जा लेकर उसकी शादी अच्छे से करवाई। बेटी तू ठीक है ना? हाँ माँ, आज मेरी बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। महिमा अब दिन रात मेहनत करने लगी। वो देर तक ऑफिस में काम करती ताकि ओवर टाइम से पैसे कमा सके। यूं ही समय बीतता गया और एक दिन महिमा के ऑफिस में एक नया मैनेजर आया जिसका नाम अमित था। उसकी उम्र भी महिमा के आसपास थी। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसका एक छोटा बेटा आरव था जो कभी कभार अपने पापा के साथ ऑफिस आ जाता।
आंटी आप बहुत अच्छी हो। मेरी मम्मी थी ना, वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही मुझे कहानियां सुनाती थी। ये सुनकर महिमा मुस्कुरा दी, लेकिन अमित अपने बेटे को महिमा के साथ देखकर बड़ा खुश होता। अब धीरे धीरे अमित और महिमा करीब आने लगे। आप बाकी लोगों से अलग है, बहुत मजबूत है। मजबूरी ने मजबूत बना दिया सर। एक बात कहूँ महिमा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मुझसे शादी? लेकिन मैं साधारण परिवार से आती हूँ। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद हो। अब महिमा ने हाँ कर दी और कुछ समय बाद उसकी शादी सादगी से हो गई। फिर एक रोज रीमा राहुल के साथ महिमा से मिलने आई, जहाँ महिमा का बड़ा सा ससुराल था और अब वो अपनी माँ को भी उसी घर में ले आई थी। दीदी, आज आप सच में खुश लग रही हो। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपने लिए जीना सीखा है और अब मैं सच में बहुत खुश हूँ। किसी ने सच ही कहा है, सच्चा प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाता है, उसे एक दिन उसकी जिंदगी में खुशी जरूर मिलती है। Thanks for watching.